एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहां पे आज हम डील करने वाले हैं चैप्टर नंबर 32 स्टूडेंट्स। हम ऑलरेडी ट्रायल्स को खत्म कर चुके हैं, जजमेंट पढ़ चुके हैं, अपील पढ़ चुके हैं एंड उसके बाद आज हम डील करने वाले स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज किस तरीके से अगर किसी जजमेंट में किसी पर्सन का कन्विक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 32 कहाँ अप्लाई होता है स्टूडेंट्स? कन्विक्शन पर अप्लाई होता है। इसका एक्विटल से कोई लेन देन नहीं है। जब किसी पर्सन का कन्विक्शन हो जाता है, दोष सिद्धि हो जाती है, तो सेंटेंस का क्या होगा स्टूडेंट्स? एग्जीक्यूशन होगा, उसका निष्पादन होने वाला है। तो अब इस एग्जीक्यूशन के वक्त हम इस सेंटेंस को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सेंटेंस कैसे एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स कि हमने एक पर्सन को क्या सेंटेंस दी है। क्या किसी पर्सन को, कन्विक्टेड पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, डेथ मिला है, पेनल्टी है, दैट इज टू से फाइन इम्पोज किया गया, ये एग्जैक्टली कौन सा टाइप का पनिशमेंट है? एंड टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हमें कहाँ पता चलते हैं स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हमें आईपीसी में देखने को मिलते हैं। वहाँ डिफाइंड है कि आपका जो पनिशमेंट का अलग से चैप्टर है वो अच्छे से डिफाइन करता है कि कौन कौन से टाइप्स के पनिशमेंट्स होने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 32 कहाँ अप्लाई होता है? इट अप्लाइज ओनली एंड ओनली टू दी कन्विक्टेड पर्सन, जिस पर्सन की दोष सिद्धि हो गई है। बराबर। अब सुनो, कन्विक्टेड पर्सन से रिलेटेड स्टूडेंट्स चार चीजें हो सकती हैं। जब भी किसी पर्सन को कन्विक्शन होता है, मतलब उसको क्या मिलता है? सेंटेंस मिलता है। सेंटेंस मतलब क्या होता है? सजा मिलती है। तो इस सेंटेंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स चार चीजें हो सकती है। सबसे पहली चीज जो होनी ही होनी है, दैट इज एग्जीक्यूशन। सेंटेंस का निष्पादन होगा। क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा। किस तरीके से हमें उस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करना है? जैसे सीपीसी में स्टूडेंट्स डिक्री मिलती है ना। डिक्री का क्या होता है? डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है, मतलब ऑर्डर नंबर 21। बराबर। तो वैसे के वैसे क्रिमिनल लॉ में अंडर सीआरपीसी किसी भी सेंटेंस का सबसे पहले एग्जीक्यूशन होगा। मतलब अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस मिला है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है या फाइन का पनिशमेंट मिला है, तो हम इसको क्या करेंगे? इम्पोज करेंगे। मतलब अब चलेंगे हम कौन से स्टेज की तरफ कि उस पर्सन को हमें डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दी है, तो अब हम उसे डेथ करेंगे, मतलब उसकी डेथ कॉज करेंगे। तो कैसे करेंगे? हैंग द नेक टिल डेथ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है तो हम उसे जेल में भेजेंगे। अब जेल में भेजना है, जेलर को इन्फॉर्म करना है, वारंट हमें एग्जीक्यूट करना है, या फिर फाइन है तो फाइन का कलेक्शन कैसे होगा, ये सब कहाँ दे रखा है? चैप्टर नंबर 32 में। या तो सेंटेंस का एग्जीक्यूशन होगा, या लग रहा है कि इस सेंटेंस का कुछ टाइम तक के लिए एग्जीक्यूशन जरूरी नहीं है, कुछ टाइम तक के लिए हम इसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा सेंटेंस का स्टूडेंट? सस्पेंशन। सस्पेंशन हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए होता है। ओके। और लग रहा है कि नहीं, हमें इस सेंटेंस को सस्पेंड नहीं, हमें इस सेंटेंस को रेमिट करना है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? रेमिशन भी हो सकता है। या फिर सेंटेंस का स्टूडेंट्स कम्यूटेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कम्यूटेशन भी हो सकता है। इसके साथ जो चीज सीआरपीसी में मेंशन्ड नहीं है वो ये है कि सेंटेंस का स्टूडेंट्स पार्डन भी हो सकता है। पार्डन भी हो सकता है। पार्डन मतलब आपको दोष मुक्त किया जाता है, अब आप पे कोई सेंटेंस या कन्विक्शन नहीं लगने वाला है। अभी जितने भी मैंने आपको चार चीजें बताई स्टूडेंट्स, ये चारों चीजें आपके चैप्टर नंबर 32 में दे रखी है। बस हमें ये पता होना जरूरी है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 32 है, सेक्शन नंबर 413 से लेके 435 तक जो हमारा सेगमेंट चलता है ना, ये सेगमेंट, ये एग्जैक्टली कहाँ अप्लाई होता है, ये एग्जैक्टली कहाँ अप्लाई होता है, कौन कौन से प्रोविजंस हम इसे एग्जैक्टली कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये नेसेसरी है। अब अगर हम चैप्टर नंबर 32 भी देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर नंबर 32 को इन्होंने खुद ने ही 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। कितने में डिवाइड कर रखा है? 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले? मैंने आपको क्या बोला स्टूडेंट्स? एग्जीक्यूशन होगा, या तो सेंटेंस का, या सस्पेंशन होगा, रेमिशन होगा, या कम्यूटेशन होगा। आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन। मतलब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन कहां से लेके कहां तक है? एग्जीक्यूशन 413 से लेके 431 तक है। तो ये जो सेक्शंस है, लगभग आपके जो 19-20 सेक्शंस है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कुछ बेसिक चीजें समझने वाले, सस्पेंशन, कमीशन, रेमिशन, रिप्राइव,
फिर आपका पार्डन, इनका बेसिक मीनिंग समझेंगे, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कनेक्ट करके इस सेगमेंट को पढ़ने वाले हैं। और कल के सेशन में पढ़ेंगे कि अगर किसी पर्सन को स्टूडेंट्स डेथ सेंटेंस मिलता है या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलता है या फिर फाइन का सेंटेंस मिलता है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसका निष्पादन कैसे होगा, ये सब दैट इज सेक्शन नंबर 413 टू 431 कल के सेशन में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 432 से लेके 435। मैम ये 5-6 सेक्शन ही, हाँ जी 5-6 सेक्शन ही पढ़ेंगे। एंड उसके साथ मैंने क्या बोला, आईपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले इन सबका मतलब समझेंगे। पार्डन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? पार्डन का मतलब सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों ही रिमूव हो जाता है। इट रिमूव्स बोथ, सेंटेंस भी रिमूव हो जाता है और कन्विक्शन भी, मतलब अब आपको दोष मुक्ति भी हो जाती है और अब आपको कोई सजा भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज कम्यूटेशन। कम्यूट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होती है वो कम्यूटेशन और रेमिशन में ही होती है। क्या होता है? कम्यूटेशन एंड रेमिशन में। कम्यूटेशन में स्टूडेंट्स पनिशमेंट रिड्यूस हो जाती है और उसका नेचर चेंज हो जाता है। हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस अगर मिलती है तो अगर मैं बात करूं लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट की, तो यहाँ क्या होता है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल में हो सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, फाइन में हो सकता है, डेथ है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे पनिशमेंट भी कम हो रहा है और उसका नेचर भी स्टूडेंट्स लाइट हो रहा है। डेथ सेंटेंस कितना एग्रीवेटेड, मैं कहूँ कि कितना घातक सजा है, उससे ज्यादा तो और इंसान को क्या ही सजा मिलेगी। लेकिन डेथ सेंटेंस को अगर हम उम्र कैद में तब्दील कर दें, है ना, मृत्यु की जो सजा है, सजाए मौत की जो सजा है, अगर हम उसे उम्र कैद में चेंज कर दें तो हम कहेंगे कि उसका नेचर लाइट हो चुका है। सो कम्यूटेशन मींस वी आर रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विद द चेंज इन नेचर। वहां पे नेचर भी चेंज हो रहा है। लेकिन रेमिशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड तो रिड्यूस होता है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस तो रिड्यूस होता है, बट विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। उसके नेचर में कोई चेंज नहीं रहता है। मतलब अगर इम्प्रिजनमेंट है तो इम्प्रिजनमेंट है, 10 से हो सकता है 5 इयर्स कर दे हम, हो सकता है 3 इयर्स से 1 ईयर कर दे हम, लेकिन यहाँ पे पनिशमेंट का नेचर चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना रेमिशन में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन वर्ड हमारे सीआरपीसी में दे रखा है, इसको रिप्राइव भी कहते हैं। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। कुछ टाइम पीरियड तक के लिए एग्जीक्यूशन, सेंटेंस के एग्जीक्यूशन पे, सजा के निष्पादन पे क्या लग जाता है? स्टे लग जाता है, रोक लग जाती है, पोस्टपोन कर दिया जाता है उसको कुछ टाइम पीरियड तक के लिए। कितने टाइम पीरियड तक के लिए कर सकते हैं या क्यों कर सकते हैं? कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए किसी पर्सन को पार्डन के लिए एप्लीकेशन देनी है प्रेसिडेंट को, तो उस मामले में जब तक प्रेसिडेंट अपना डिसीजन नहीं दे देते तब तक सेंटेंस का क्या होगा? एग्जीक्यूशन हो जाएगा। हमें रुकना पड़ेगा ना, प्रेसिडेंट का डिसीजन सुनना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी कि हाँ एप्लीकेशन जाती रहेगी वहां पे हम आपको सेंटेंस दे दें। नो, वी हैव टू वेट टिल द टाइम पीरियड योर प्रेसिडेंट आइदर गिव्स एसेंट और रिजेक्ट्स दैट एप्लीकेशन। ओके, एंड लास्ट इज रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब ये होता है आप कम पनिशमेंट अवॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज अवॉर्डिंग अ लेसर पनिशमेंट इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट्स। कुछ स्पेशल फैक्ट्स हो सकता है या तो वहां पे डिसेबिलिटी है या फिर मान लीजिए कोई विमेन प्रेग्नेंट है। इफ एनी विमेन इज प्रेग्नेंट तो वहां पे क्या होता है? आईपीसी में पढ़ते हैं ना, इफ एनी विमेन इज प्रेग्नेंट तो हम उसको अगर डेथ सेंटेंस दे रखी है, हालांकि हम डेथ सेंटेंस में पढ़ने वाले हैं, अगर हमने उसको डेथ सेंटेंस दे रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस पर्सन का, उस विमेन का जो सेंटेंस है वो कम हो जाएगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट में तब्दील हो जाएगा। सो रिस्पाइट कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस होने के वजह से कम हो जाता है। रिस्पाइट में स्टूडेंट सेंटेंस जो होता है, पनिशमेंट होता है, वो कुछ सिचुएशन एग्जिस्ट करने के वजह से कम कर दिया जाता है। बराबर है ये चीज? अब ये चीज बराबर है तो अब हम चलेंगे आगे, जहां समझेंगे कि अगर मैं चैप्टर नंबर 32 सेक्शन नंबर 413 से लेके 435 का पूरा ही चार्ट बनाऊं तो पूरा चार्ट कैसे बनेगा। अब ये पूरा चार्ट बनेगा जब भी स्टूडेंट्स, तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक तो किस में हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन में, दूसरे में होगा सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन। एग्जीक्यूशन की बात करें तो 413 से लेके 431 तक, एंड सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन की बात करूं तो 432 से लेके 435 तक। अब देखो, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कौन से सेंटेंस का हो सकता है? डेथ सेंटेंस का हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट,
दैट इज टू से लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मतलब कुछ समय अवधि के लिए, कुछ टाइम पीरियड तक के लिए इम्प्रिजनमेंट मिली, उम्र कैद नहीं मिली, 10 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, 7 साल, 14 साल, ये हो सकता है। ओके, तो इम्प्रिजनमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? अगर फाइन लेवी किया है किसी के ऊपर, फाइन डाला गया है, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? बराबर। तो डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस कहां दे रखे हैं? 413 से 416। तो चैप्टर नंबर 32 में सबसे पहले जो चीज आती है वो है डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। दिस इज गिवन अंडर 413 टू 416। उसके बाद सेकेंड चीज जो हमें पढ़नी है वो है लाइफ इंप्रिजनमेंट का या इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ये दे रखा है 417 से लेके 420 तक, 417 से 420 तक। थर्ड चीज हम जो पढ़ेंगे वो है फाइन अगर लेवी किया गया तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, 421 से लेके 424। और ये सारे ही एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कुछ जनरल प्रोविजंस दे रखे हैं, कुछ जनरल प्रोविजंस दे रखे हैं। ये कहां से कहां तक है? 425 से लेके 431 तक, 425 से लेके 431 तक है। तो ये सारा सेगमेंट हम कल पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन, जो कि आपके इस चैप्टर में ई पार्ट में दे रखा है। किस में दे रखा है स्टूडेंट्स? ई पार्ट में दे रखा है, लेकिन हम इसको आज डील करेंगे, पहले डील करेंगे, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद कल हम कुछ थोड़ी भारी चीजें डिस्कस करेंगे। भारी तो नहीं है, बस नंबर ऑफ सेक्शन ज्यादा है, बाकी टू द पॉइंट 1 लाइनर्स के आपके सेक्शन नंबर्स को हम यहाँ पे सम अप कर देंगे। ओके, 432 से लेके 435 किससे डील करता है स्टूडेंट्स? सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन। सो इनका मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि ये सेंटेंस को रेमिट करने का या मैं कहूं कि कम्यूट करने का, सस्पेंड करने का पावर किसके पास है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 432 और 433 जवाब देता है। ऑलवेज रिमेंबर 432 डील करता है स्टूडेंट सस्पेंशन और रेमिशन से, एंड 433 डील करता है कम्यूटेशन से। बराबर है चीज। 432 में ये बोला है स्टूडेंट्स कि अगर हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगे, इसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगे, तो वो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? किसी भी समय पे या तो विद या विदाउट कंडीशन सेंटेंस को सस्पेंड कर देंगे या रेमिट कर देंगे। रेमिट करने का मतलब क्या हुआ? बस सजा कम कर सो सॉरी, बस हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट? सजा कम कर देंगे। या फिर एग्जीक्यूशन, देखो सस्पेंशन किसका होता है स्टूडेंट? सस्पेंशन सेंटेंस का नहीं होता है, सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का सस्पेंशन होता है। किसका सस्पेंशन होता है? सजा के निष्पादन का सस्पेंशन होता है। सजा का सस्पेंशन नहीं होता है कि हम उसको अभी एग्जीक्यूट नहीं करके 5-6 महीने बाद कर देंगे, 2 महीने बाद कर देंगे, 20 दिन बाद उस सजा को एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन 432 में बोला एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर्स है। एंड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है स्टूडेंट्स? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन हमें दे रखी है सेक्शन नंबर 55A ऑफ IPC। बराबर, तो जाके आज डेफिनेशन जरूर पढ़ना सेक्शन नंबर 55A ऑफ IPC की। तो यहां पर या तो पूरे ही सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं या रेमिट कर सकते हैं, या उसके किसी पार्ट को सस्पेंड कर सकते हैं और रेमिट कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 ये कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब ऐसा सेंटेंस सस्पेंड, सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का सस्पेंशन कर रही है या सेंटेंस को रेमिट कर रही है, तो उस वक्त वो प्रिसाइडिंग जज ऑफ कोर्ट का डिसीजन लेगी, ओपिनियन लेगी। उस प्रिसाइडिंग जज, उस कोर्ट के प्रिसाइडिंग जज का जिन्होंने उस पर्सन को कन्विक्ट किया है, जिन्होंने उस पर्सन को क्या किया है स्टूडेंट्स? कन्विक्ट किया है, उस पर्सन का यहाँ पे, उस प्रिसाइडिंग जज का यहाँ पे ओपिनियन लेंगे। एंड सब सेक्शन 3 ने बोला अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ओपिनियन में जिस पर्सन को हम बेनिफिट दे रहे हैं सस्पेंशन और रेमिशन का, कुछ कंडीशंस लगा दी, वो कंडीशंस उसने फेल कर दी। क्या कर दी? कंप्लाई नहीं की, फुलफिल नहीं की, तो यहाँ पर क्या होगा? वो सेंटेंस का जो सस्पेंशन है, जो रेमिशन है, वो कैंसिल हो जाएगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसा सस्पेंशन और रेमिशन को क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। पुलिस को ये डायरेक्ट कर सकती है कि आप उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कीजिए और उस पर्सन को रिमांड पर भेजा जा सकता है। रिमांड इन द सेंस कस्टडी में भेज सकते हैं हम उसको, पुलिस या जुडिशियल कस्टडी, दैट इज कंप्लीटली अप टू योर गवर्नमेंट। बराबर है ये चीज? ओके, अंडरस्टूड। और भी काफी सारी चीजें, लेकिन 432 के पर्सपेक्टिव से अभी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। 432 को हम पढ़ेंगे ये एक बार सारा सेगमेंट कंप्लीट करने के बाद। ओके, अब सुनो 433 क्या कहता है? 433 ये कहता है
कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि बिना कन्विक्ट के कंसेंट के वो सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 32 में जब भी हम सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन की बात करते हैं चैप्टर नंबर 32 में, तो यहाँ पे हमेशा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिना कंसेंट के, किसके कंसेंट के, कन्विक्टेड पर्सन के कंसेंट के बिना ही ये चीज करेगी। उसकी कंसेंट की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है हमें। क्लियर है ये चीज? सो विदाउट द कंसेंट ऑफ द कन्विक्ट सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। अब ये टेबल आपको याद रखना अति महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आती है आपके एग्जाम में। कौन सा सेंटेंस मिला था और उसको जब कम्यूट करेंगे तो एग्जैक्टली कौन से सेंटेंस में हम उसको कम्यूट कर सकते हैं, इसका जवाब हमें मिलता है 433 में। सो 432 सस्पेंशन एंड रेमिशन, 433 कम्यूटेशन की बात करता है। अब यहां पे बोला कि अगर ओरिजिनल सेंटेंस जो हमको मिला था वो डेथ थी, ओरिजिनल सेंटेंस कोर्ट ने क्या दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको किसमें कन्वर्ट कर सकती है या किसमें कम्यूट कर सकती है। कम्यूट का मतलब क्या होता है कि आपका सेंटेंस रिड्यूस हो जाता है बाय चेंज इन द नेचर। रेमिशन में कभी नेचर चेंज नहीं होता है, ये देखो, रेमिशन में विदाउट चेंजिंग इन द नेचर एंड कम्यूटेशन में बाय चेंज इन द नेचर, बराबर। अगर ओरिजिनल सेंटेंस स्टूडेंट्स हमको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला था, कितना मिला, हमारे कन्विक्टिंग कोर्ट ने, दैट इज कोर्ट ने कितना सेंटेंस दिया, लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कितने में कम्यूट कर देगी उसको, 14 इयर्स। ध्यान रखना ये दोनों ही पॉइंट, डेथ सेंटेंस एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट, क्योंकि हम इसको कनेक्ट करेंगे सेक्शन नंबर 54 ऑफ आईपीसी एंड 55 ऑफ आईपीसी। आगे आ रहे हैं हमारे पास चार्ट जहां पे हम आईपीसी को भी कवर करने वाले हैं। सो लाइफ इंप्रिजनमेंट अगर कोर्ट ने दिया है तो उसको हम कितने में कम्यूट करेंगे, 14 इयर्स, नॉट एक्सीडिंग 14 इयर्स, मतलब मैक्सिमम 14 इयर्स। तो आपको यहाँ इंप्रिजनमेंट देना ही देना पड़ेगा, इवन इफ आप सेंटेंस को कम्यूट कर रहे हो गवर्नमेंट, बराबर। अगर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिला तो उसको सिंपल इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 10 इयर्स का किसी पर्सन को रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिला तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 10 इयर्स सिंपल इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। अगर किसी को सिंपल इंप्रिजनमेंट मिला, मात्र सिंपल इंप्रिजनमेंट ही मिला, देखो इंप्रिजनमेंट का भी नेचर होता है, रिग्रेस या सिंपल। अगर रिग्रेस है तो डेफिनेटली आपसे वहां बहुत सारा काम वगैरह, बहुत सारी चीजें करवाने वाले, सिंपल है तो ठीक है, नॉर्मल, वहां पे जाके आराम से रहो। अगर सिंपल इंप्रिजनमेंट है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, फाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, यू विल बी ओनली एंड ओनली फाइंड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब भी 432 और 433 के अंदर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसा सेंटेंस को रेमिट कर रही है, सस्पेंड कर रही है या कम्यूट कर रही है, तो उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ मैं कहूंगी प्रतिबाधाएं हैं जो उनके ऊपर लगा दी गई है, और वो लगाई गई है 433A द्वारा, जो कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन दी पावर्स ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन। जब भी रेमिशन हो रहा है या कम्यूटेशन हो रहा है तो उस वक्त कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है, पहले सिचुएशन समझना कि रिस्ट्रिक्शन कब लगेगी, क्योंकि वर्ड वहां लिखा है इन सर्टन केसेस। क्या वर्ड लिखा है 433 में, सर्टन केसेस। तो वो केस कौन सा है, कौन सी सिचुएशन है, सिचुएशन ऐसी है स्टूडेंट्स जहां पे एक पर्सन को क्या मिला, सेंटेंस मिला, सेंटेंस मतलब सजा मिली। किसकी सजा मिली, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिली, बट देयर इज डेथ सेंटेंस ऑल्सो एज वन ऑफ द पनिशमेंट्स। उस ऑफेंस में डेथ भी एक पनिशमेंट है, लेकिन हमने उसको डेथ नहीं दिया। कई बार पनिशमेंट में दिया जाता है ना, द पर्टिकुलर ऑफेंस विल बी पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। तो यहाँ पे डेथ भी पनिशमेंट थी, उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट भी था और फाइन भी था, लेकिन कोर्ट ने उसको क्या अवॉर्ड किया, कोर्ट ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट अवॉर्ड किया है। पनिशमेंट वहां डेथ भी थी। या तो सिचुएशन ऐसी है, या फिर उस अक्यूज को डेथ सेंटेंस तो मिला लेकिन उसको कम्यूट कर दिया गया 433 के अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा इनटू लाइफ इंप्रिजनमेंट। दो सिचुएशन समझ आ गई। ऑफेंस ऐसा था जहां पे डेथ, एलआई दोनों पनिशमेंट्स थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोर्ट ने उसको क्या पनिशमेंट दी, लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी। या फिर दूसरी सिचुएशन, उसको मिला तो डेथ सेंटेंस था, लेकिन 433 में क्या किया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया। अगर ये दो सिचुएशंस हैं, देन इन दैट केस हम किसी भी पर्सन को तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक एटलीस्ट उसको 14 इयर्स इंप्रिजनमेंट वो ना काट ले। मतलब ये वाला पॉइंट कहने का मतलब ये है, जहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया
जहां पर आपने उस पर्सन को लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया, तो किसी भी हालत में आप उसको तब तक रिलीज नहीं करोगे जब तक वो 14 ईयर्स का इंप्रिजनमेंट काट के बाहर नहीं, जब तक वो 14 ईयर्स का इंप्रिजनमेंट की सजा नहीं भुगत लेता, तब तक आप किसी भी सूरत में उसे आप बाहर नहीं निकालेंगे। कम टू सेक्शन नंबर 433A। 433A, चलिए, and 433A was inserted by 1978. It was added in students 1978. लिख लेना, okay? It says, notwithstanding anything contained under section 432, where a sentence of imprisonment for life is imposed on conviction of a person. कौन सा imprisonment? Life imprisonment. For which, जिसके लिए death is one of the punishment provided by law, जिसके लिए death भी एक punishment है, और where the sentence of death imposed on a person has been commuted under 433 into the imprisonment for life, ये हो गई दूसरी situation. Such person shall not be released from prison unless he had served at least 14 years of imprisonment. बराबर है, मतलब उसे किसी भी लॉ का बेनिफिट तब तक नहीं देंगे जब तक कि उसने 14 years of imprisonment की सजा ना काट ली हो। बराबर, चलिए, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 432। एक बार 432 को आराम से रीड करेंगे। देखो, 432 का सबसेक्शन 1 ये कहता है, व्हेन एनी पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड टू अ पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? 55A में भी दे रखी है। हालांकि 432 सबसेक्शन 7 में भी हमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम विदाउट द कंडीशन, या तो बिना कंडीशन और अपॉन एनी कंडीशन विच द पर्सन सेंटेंस एक्सेप्ट्स, जो पर्सन एक्सेप्ट करे, सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज सेंटेंस or remit the whole or any part of the punishment to which he has been sentenced. Subsection 2, whenever an application is made to the appropriate government may require the presiding judge of the court before which or by which the conviction had or confirmed to state his opinion as to whether the application should be granted or refused, together with his reasons for such opinion, and also forward with the statement of such opinion a certified copy of the record of the trial. बराबर, हम प्रिसाइडिंग जज ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट से पूछेंगे आपका ओपिनियन क्या है, क्या हमें इस पर्सन को इसका सेंटेंस जो है वो सस्पेंड करना चाहिए या इसका सेंटेंस जो है वो रेमिट करना चाहिए या नहीं. सबसेक्शन 3, इफ एनी कंडीशन ऑन विच द सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड और रेमिटेड इन द ओपिनियन ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉट फुलफिल्ड, उसको फुलफिल नहीं किया गया, मतलब कंडीशन का ब्रीच हो गया है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे कैंसिल द सस्पेंशन एंड रेमिशन and thereupon person in whose favor the sentence has been suspended or remitted may be arrested by the police officer. जिस पर्सन की सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड किया या रेमिट किया है वो पर्सन पुलिस ऑफिसर द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है एंड रिमांडेड टू अंडरगो द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द सेंटेंस. जितना सेंटेंस वो अंडरगो नहीं करके आया, जितनी सजा उसने नहीं काटी है, उतनी सजा तक के लिए हम उसको क्या कर देंगे, रिमांड में भेज देंगे, कस्टडी में भेज देंगे. सबसेक्शन 4, द कंडीशन ऑन विच द सेंटेंस इज सस्पेंडेड और रेमिटेड may be one of under this section may be one to be fulfilled by the person in whose favor the sentence is suspended or one independent of his will. बराबर क्या है, may be one to be fulfilled by the person in whose favor the sentence has been suspended. कहने का मतलब ये कि कंडीशन ऐसी होगी जो उसके फेवर में हो, जो उसके फेवर में हो वो यहाँ पे चाहे तो उसको फुलफिल कर सकता है, जो उसको करनी ही पड़ेगी. ओके, अच्छा वर्ड लिखा है may अंडर दिस सेक्शन मे बी वन, ऐसी हो सकती है जो कि उसके फेवर में हो, जो कि उसके फेवर में हो वो उसे फुलफिल कर सकता है. Subsection 5 says appropriate government may give direction for the suspension of sentence and the condition on which the petition should be presented. State government यहाँ appropriate government यहाँ क्या कर सकती है, ये आपको गाइडलाइंस दे सकती है, आपको स्पेशल ऑर्डर से डायरेक्शन दे सकती है कि कौन सी कंडीशंस पे पेटिशन प्रेजेंट की जानी चाहिए. मतलब पेटिशन को प्रेजेंट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस फुलफिल करनी जरूरी है, ऐसा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकती है. प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द सेंटेंस पास्ड ऑन अ मेल पर्सन अबव द 18 इयर्स ऑफ एज, अगर 18 इयर्स से ज्यादा का कोई पर्सन है और उसके ऊपर कोई सेंटेंस इंपोज किया गया जो कि फाइन नहीं है, नो सच पिटीशन by the person sentenced or by any other person on his behalf shall be entertained. तब तक उस 18 years above के एज के पर्सन का हम सस्पेंशन या रेमिशन पिटीशन को क्या नहीं करेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे जब तक अनलेस द पर्सन सेंटेंस्ड इज इन जेल. जो पर्सन को सेंटेंस दी गई है वो जेल में है एंड
पेटिशन कौन प्रेजेंट कर रहा है? थ्रू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल। ए क्लॉज। बी क्लॉज, where such petition is made by other person, मतलब उस पर्सन सेंटेंस ने नहीं की है, उस जिस पर्सन को हमने सेंटेंस दिया उसने पिटीशन फाइल नहीं की है, अगर किसी और पर्सन ने उसके बिहाफ पे की है, इट कंटेन्स अ डिक्लेरेशन दैट द पर्सन सेंटेंस्ड इज इन जेल। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा सेक्शन नंबर 5 क्या कहना चाहता है? सेक्शन नंबर 5 पे कह रहा है स्टूडेंट्स कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है? डायरेक्शंस दे सकती है पिटीशन फाइल करने के लिए। क्या डायरेक्शंस दे सकती है? कि आप कोई पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल करें तो ही ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और जब पिटीशन फाइल की जा रही है ऐसे पर्सन द्वारा जो कि 18 इयर्स अबव है प्लस वो जेल में है, तो क्लॉज ए ये कहता है कि अगर उस कन्विक्टेड पर्सन ने खुद ने पिटीशन फाइल की है तो वो प्रेजेंट कौन करेगा? इट विल बी प्रेजेंटेड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल। दूसरा सिचुएशन ये है कि हमारा जो 18 इयर्स अबव कन्विक्टेड पर्सन है वो जेल में तो है, लेकिन पिटीशन प्रेजेंट किसने की है? अदर पर्सन ने पिटीशन प्रेजेंट किया है, तो उसके साथ उसको क्या लगाना पड़ेगा? एक डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा। किस चीज का डिक्लेरेशन? कि भाई कन्विक्टेड पर्सन जेल में है, कन्विक्टेड पर्सन जेल में है, उसको ऐसा डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा। एंड अगर कन्विक्टेड पर्सन खुद ही पिटीशन फाइल कर रहा है सस्पेंशन या रेमिशन की, तो खुद तो कोर्ट में नहीं जा सकता ना, वो किसके थ्रू प्रेजेंट करवाएगा? द पिटीशन विल बी प्रेजेंटेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल। बराबर है ये चीज। सबसेक्शन 6, द प्रोविजन ऑफ द अबव सेक्शन शैल आल्सो अप्लाई टू एन ऑर्डर पास्ड बाय a criminal court under any section of the code or any other law which restricts the liberty of a person or imposes any liability upon him or his property। कहने का मतलब ये कि ये सेक्शन का बेनिफिट कोई भी ऐसा पर्सन ले सकता है जिसको की ऑर्डर द प्रोविजंस ऑफ अबव सबसेक्शन, ये जो ऊपर का सबसेक्शन है, सबसेक्शन जितने भी 1 2 3 4 5 ये सब कहां पर अप्लाई होंगे? ये सब ऐसे ऑर्डर्स पर भी अप्लाई होंगे जो किसी क्रिमिनल कोर्ट ने पास किए हैं, जो किसी क्रिमिनल कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए, उनसे रिलेटेड भी ये सेक्शंस क्या करेंगे? सबसेक्शंस उन पे अप्लाई होने वाले हैं। बराबर है ये चीज। So now we will move on to last 2 sections for the part of suspension, remission and commutation, जिसमें 432 ये कहता है कि कॉन्करेंट पावर्स होंगे। कॉन्करेंट पावर्स मतलब कॉन्करेंट लिस्ट याद है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है लिस्ट नंबर 3, दैट मीन्स वहां पर यूनियन एंड स्टेट दोनों को पावर है कि वो क्या कर सकते हैं? उस पर लॉज फ्रेम कर सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट वही होती है जहां पर 2 लोगों के पावर्स कॉन्करेंटली रन करते हैं। तो 434 ये बोलता है कि कॉन्करेंट पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन डेथ सेंटेंस, जब सेंट्रल गवर्नमेंट पावर एक्सरसाइज कर रही है 432 और 433 के अंतर्गत, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डेथ सेंटेंस में वही पावर्स मिले हुए हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को मिले हुए हैं। देखो 434 क्या कहता है? द पावर्स कॉन्फर्ड अंडर 432 एंड 433 अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट, जो पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिले 432 एंड 433 में may in the case of death sentence also be exercised by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट वो पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है। और 435 में सेंट्रल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस को बढ़ाते हुए स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला 435 ने, एक्सक्यूज मी स्टेट गवर्नमेंट, जब भी आप 432 और 433 का पावर एक्सरसाइज कर रहे हो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट आया और पूछा कि अच्छा ठीक है कंसल्ट करना है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम कर लेंगे, लेकिन क्या हर सिचुएशन में करूं क्या? मैं अगर किसी को स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है, अगर हम किसी को 432 में सस्पेंशन या रेमिशन का बेनिफिट दे रहे हैं, 433 में किसी को कम्यूटेशन का बेनिफिट दे रहे हैं, तो क्या हर सिचुएशन में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशान करने की जरूरत है या उनका कंसल्टेशन लेने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो, हर सिचुएशन में नहीं। आप सिर्फ 435 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में दी गई सिचुएशन के मामले में ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे या उनसे कंसल्ट करेंगे। कौन कौन सी वो सिचुएशन है? जब भी स्टेट गवर्नमेंट स्टूडेंट्स 432 या 433 के अंतर्गत किसी ऑफेंडर को, कन्विक्टेड पर्सन को बेनिफिट दे रहा है जहां पर कन्विक्टेड पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है जो कि क्लॉज ए बी सी में फॉल करता है। अगर ऑफेंस ऐसा है विच इज इन्वेस्टिगेटेड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, तो फिर ऐसे ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा हुई? ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा हुई है। देन इन दैट केस स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट हैज टू टेक द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले किसकी परमिशन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेगी। दे हैव टू कंसल्ट, ओके, आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट।
क्लॉज बी ये बोलता है अगर ऑफेंस ऐसा है विच इन्वॉल्व्स द मिस अप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्ट्रक्शन हुआ, डैमेज हुआ या कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, तो फिर यहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लॉज नंबर सी, जो कहता है इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय पर्सन इन सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज को सर्व कर रहा था एंड वो सर्विसेज सर्व करते वक्त, दैट इज while he was discharging the official duties, उसने क्या किया, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट भी था और उस वक्त उसने कोई ऑफेंस कर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट जब भी ऐसे पर्सन को 432 या 433 का बेनिफिट दे रही है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा भाई हमारा एम्प्लॉय है, तुम लोग ऐसे कैसे उसको बेनिफिट दे रहे हो 432 433 का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट पूछने वाला है, कंसल्ट करने वाला। नीचे लाइन देखो क्या लिखा है, shall not be exercised by the state government except after the consultation with the central government। बराबर है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 बोलता है कोई भी ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट तब तक पास नहीं करेगी 432 या 433 के अंदर। कौन सा ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी पास्ड इफ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, पर्सन ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है जहां पर कुछ मैटर्स किससे रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एक्सटेंड्स। द पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस जहां पे कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहां पर यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड यूनियन ही अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को क्या कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है। अलॉन्ग विद दैट उसमें कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां पर कि उस पर्सन को सेंटेंस दिया हमने कैसे, सेपरेटली। कुछ मामले देखो, किसी पर्सन ने ऑफेंस किया, उसमें से कुछ मामले ऐसे हैं जो कि जहां पर कि यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करता है, और कुछ ऐसे मामले भी हैं उसमें जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एक्सटेंड तो नहीं करता, लेकिन वहां पर कि उसको सजा मिली और इसमें भी उसको सजा मिली और दोनों सजा कॉन्करेंटली रन कर रही है, एक साथ रन कर रही है। इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट तब तक 432 और 433 का बेनिफिट नहीं देंगे ऐसे पर्सन को जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी सस्पेंशन, रेमिशन या कम्यूटेशन का ऑर्डर पास नहीं कर देती। कब तक नहीं? जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर देती तब तक स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन का ऑर्डर पारित नहीं करेगी 432 में। एक बार सबसेक्शन 2 की रीडिंग लगाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। सुनो, नो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू अ पर्सन, किसके रिलेशन में? ऐसे पर्सन के रिलेशन में who has been convicted of offense। कैसा ऑफेंस है? convicted of offense some of which relate to matter to which executive powers of union extends। ऑफेंस में ऐसे कुछ मैटर्स है जिनसे रिलेटेड, जिन पर की यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सटेंड करते हैं, एंड who has been sentenced to separate terms of imprisonment which are to run concurrently, और उस पर्सन को कुछ सेपरेट इम्प्रिजनमेंट भी मिला है जो कि साथ में रन करेंगे, दोनों ऑफेंसेस के लिए क्या करेगा, पनिशमेंट साथ में रन करेगा। शैल हैव इफेक्ट, तो ऐसा कोई भी ऑर्डर जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है शैल हैव इफेक्ट, ऐसे किसी भी ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होगा अनलेस, नो ऑर्डर शैल हैव इफेक्ट अनलेस एन ऑर्डर ऑफ द सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन of such sentence has also been made by the central government। has also been made by the central government का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जब ऐसा रेमिशन, कम्यूटेशन और सस्पेंशन का ऑर्डर पारित करेगी तभी स्टेट गवर्नमेंट के बनाए गए ऑर्डर का इफेक्ट होने वाला है in relation to the offence committed by such person with regard to the matter to which the executive power of the union extends। भाई यूनियन के रिलेटेड कुछ ऐसा मैटर था ना, एग्जीक्यूटिव मैटर था जहाँ पे उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सटेंड करते हैं, तो यूनियन की वहाँ पे पावर है कि वो उसको ऐसा ऑर्डर पारित करके 432 या 433 का बेनिफिट देंगे। स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है, तो वेट फॉर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू पास सच ऑर्डर, और स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा ऑर्डर पास कर दे, वर्ड क्या है, ऑल्सो, तो स्टेट गवर्नमेंट भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट भी जब ऐसा ऑर्डर पारित कर दे तभी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा ऑर्डर निकाल के किसी पर्सन को यहाँ बेनिफिट दे सकता है 432 या 433 का। बराबर है, समझ आया? चलो अब चलेंगे हम आईपीसी की तरफ, जहां पर हमें कम्यूटेशन के कुछ प्रोविजंस को कनेक्ट करके पढ़ना है। देखो, अगर मैं आईपीसी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो वहां पर भी बोला एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, आईपीसी में सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेशन की बात कर रखी है। किसकी बात कर रखी है? कम्यूटेशन की बात कर रखी है।
कम्यूटेशन होगा किस किस का, सिर्फ दो चीजों के बारे में बताया, डेथ सेंटेंस और लाइफ इंप्रिजनमेंट। फाइन के बारे में कुछ नहीं बताया इन्होंने, बराबर है। तो सेक्शन नंबर 54 सेज कम्यूटेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस किसमें हो जाएगा, एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। क्या लिखा, प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, मतलब आईपीसी द्वारा प्रोवाइडेड कोई भी ऐसा पनिशमेंट है, और ऐसा कोई भी पनिशमेंट है तो वो दिया जा सकता है डेथ सेंटेंस के जगह पर। ऑलवेज रिमेंबर दिस, डेथ सेंटेंस को कभी लाइफ में कम्यूट नहीं करोगे आप। यहां पर भी देखो, यहाँ पर एक बार 433 में देखो, लिखा है क्या कहीं पर लाइफ में कम्यूट करेंगे, नहीं, कोई भी में कर सकते हो आप। लाइफ में करो, आप रिगरस में करो, सिंपल में करो, फाइन में करो, दिस इज कंप्लीटली अप टू दी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या किसी टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट के लिए कीजिए। डेथ सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड इनटू एनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द आईपीसी। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां पर भी लैंग्वेज उन्होंने आईपीसी लिखा है। सेक्शन नंबर 433 हैज टू बी रेड विद 54 ऑफ आईपीसी एंड 55 ऑफ आईपीसी। डेथ सेंटेंस वाला पॉइंट हम किसके साथ पढ़ेंगे, 54 ऑफ आईपीसी, एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट के कम्यूटेशन का किसके साथ पढ़ेंगे, 55 ऑफ आईपीसी। बराबर है ये चीज। और यहाँ पे 54 में क्या लिखा, बाय दिस कोड, आईपीसी के ही कोड में लिखा बाय दिस कोड, मतलब आईपीसी के अनुसार जो भी पनिशमेंट दे रखा है वो पनिशमेंट हम दे सकते हैं डेथ सेंटेंस के कम्यूटेशन के वक्त। एंड अगर कम्यूटेशन हो रहा है लाइफ इंप्रिजनमेंट का, तो यहाँ बोला गया है कि यहाँ पर भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस लाइफ इंप्रिजनमेंट को किसमें कम्यूट कर सकती है, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स का मतलब क्या हो गया, 14 ईयर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 14 ईयर्स मैक्सिमम है। लाइफ इंप्रिजनमेंट को 14 ईयर्स तक में हम कम्यूट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, द गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट कौन सी है स्टूडेंट्स, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सेक्शन नंबर 55A ऑफ आईपीसी में दे रखा है। तो आज आपका होमवर्क है कि सेक्शन नंबर 55A ऑफ आईपीसी, 55A ऑफ आईपीसी रीड विद 432 सबसेक्शन 7 ऑफ सीआरपीसी। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन देते हैं। क्या देते हैं स्टूडेंट्स, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की यहाँ पे आपको डेफिनेशन देते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों सेक्शंस आज आपको, सेक्शंस एंड सबसेक्शन क्या करना है स्टूडेंट्स, रीड करना है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी काफी सारी चीजें क्लियर होगी और आपको ये पता रहेगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आता है, डिपेंड करता है कि कौन से मैटर से रिलेटेड ऑफेंस हुआ है। बराबर है ये चीज, ओके। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लेकिन उसके साथ एक और चीज थी जो मैं जाते जाते आपको बताना चाहती थी। हमने पढ़ा था स्टूडेंट स्टार्टिंग में पार्डन के बारे में स्टूडेंट्स आईपीसी सीआरपीसी में नहीं प्रोवाइडेड है। पार्डन से रिलेटेड प्रोवाइडेड कहाँ है स्टूडेंट्स हमें चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ प्रोवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। Which all articles deal with the pardoning power? Article number 72 and article number 161. अब अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 72 की, तो it is the pardoning power of president. Pardoning power of president. And article number 161 की बात करूं तो it is the pardoning power of governor. गवर्नर के पार्डनिंग पावर के बारे में बताता है। आपका होमवर्क ये रहने वाला है स्टूडेंट्स कि आप अपने नोटबुक में एक डिफरेंस टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिफरेंस की एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपको दो डिफरेंसेस लिखने हैं। पहला पार्डन, सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन, रिस्पाइट, इन सब का डिफरेंस लिखेंगे आप, ओके। एंड नेक्स्ट जो आप डिफरेंस लिखने वाले हैं वो होगा पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इन दोनों के पार्डनिंग पावर्स का डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये पूछा जाता है मेंस में, ये पॉइंट भी आपको पूछा जाता है और ये पॉइंट भी आपको पूछा जा सकता है पार्डनिंग पावर में डिफरेंस। सो आर्टिकल नंबर 72 एंड बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे से डिफरेंस मिलेंगे। सो आर्टिकल नंबर 72 एंड आर्टिकल नंबर 161 में डिफरेंस क्या है, ये आज आपका होमवर्क रहने वाला है। यू कैन ऑल्सो शेयर योर होमवर्क विद मी थ्रू माई टेलीग्राम ग्रुप दैट इज शिवानी सोलंकी, जहां पे आपको एक लिंक पिन अप किया हुआ मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करने से एक चैट बॉक्स ओपन होगी एंड वहां पे यू कैन ड्रॉप योर मैसेज, यू कैन ड्रॉप योर होमवर्क इन पीडीएफ फॉर्मेट और पिक्चर्स। आई विल चेक इट एंड लेट यू नो बैक। क्लियर है ये चीज। और कोई भी डाउट हो जो मैंने सेशन में पढ़ाया तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ इन सेशंस की पीडीएफ आप कहां से ले सकते हैं, पीडब्ल्यू ऐप से ले सकते हैं। बराबर है। इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 72 एंड आर्टिकल नंबर 161 दैट इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट में, गवर्नर में डिफरेंस बताइए।
क्लियर है चीज़, और बाकी सबका डिफरेंस अच्छे से याद रखना है ताकि एग्जाम में आप कोई गलती ना करें। इनफैक्ट अगर इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो आप वहां पे कोई गलती ना करें। आई होप कि आप ये सारे ही सेगमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। एंड PW ऐप पर जाकर स्टूडेंट्स आप इन क्लास की PDFs कलेक्ट करेंगे। अलॉन्ग विद दैट आप क्विज जो दे रखे हैं DPP फॉर्मेट में एंड इवन क्विज फॉर्मेट में जो क्विज दे रखे हैं वो सब डेली अटेंड करेंगे। एंड मेक श्योर दैट यू मेंटेन कंसिस्टेंसी। एंड अच्छा लग रहा है ये देख के कि आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग कितने एक्साइटमेंट के साथ और कितने मज़े से सेशंस को देख रहे हो। यहाँ पे जो मेहनत की जा रही है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो क्या विजन हमारा एकम्प्लिश हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, so yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.